दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया। उसका अगला चैप्टर है द लॉ ऑफ द जंगल्स। हरकवार और कुंती की शादी हो गई थी जब दोनों की टोटल उम्र मिला के 10 साल भी नहीं थी। यह उस समय भारत में कॉमन प्रैक्टिस थी। बाल विवाह आज भी जारी होती अगर महात्मा गांधी नहीं होते या मिस मेयो ना होती। हरकवार और कुंती जहां रहते थे वो जगह थी दूनागिरी पहाड़, जो कि बहुत ही फेमस पहाड़ है, उसके नीचे। और दोनों ने एक दूसरे को उसके पहले कभी देखा नहीं था। उसी दिन देखा जब वो लोगों की भीड़ के बीच में बैठे हुए थे, नए और अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर, और सारे लोगों की निगाहें उनके ऊपर ही थी। वो दिन उनको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उस दिन उन्होंने पेट भर के हलवा पूड़ी खाई थी। इतना पेट भर के कि पेट फटने को हो गया था। और यह दिन कभी नहीं भूलेगा उन बच्चों के माता पिता को भी, जिन्हें पैसे दिए थे लोकल बनिया ने, और जिसकी वजह से वो उस टाइम पर बच्चों की शादी करने योग्य हो पाए थे, जिस टाइम पर बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। शादी का दिन पंडित जी ने फिक्स किया था, और जब शादी हो गई तो उनके रजिस्टर में उनके नाम एंटर किए। बनिया ने 50% ब्याज मांगा था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो ये पे कर ही देंगे, क्योंकि इनके और भी बच्चे हैं, और बनिया फिर इनको ब्याज पर पैसे देगा। कुंती अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस लौट गई, और घर के वो सारे काम करेगी जो बच्चों को करने पड़ते हैं जिन घरों में पैसा नहीं होता या जो गरीब होते हैं। अब उसकी जिंदगी में केवल एक चेंज आया था, और वो ये था कि अब वो सिंगल ड्रेस जो वो पहना करती थी अब नहीं पहन सकती थी, क्योंकि अब वो शादीशुदा थी। अब उसकी जो ड्रेस थी वो 3 पीस में हो गई थी, जिसमें एक चादर भी थी, लंबी चादर या चुनरी, जो उसे अपने सिर पर ओढ़नी पड़ती थी। और कुछ साल बीतते गए जब वो आराम से अपने माता पिता के घर में रहती थी और चिंता मुक्त थी, और एक दिन आया जब उसे उसके पति के घर भेज दिया गया। बनिया ने फिर पैसे दिए, और रोती बिलखती कुंती अपने पति के घर चली गई। अब घर चेंज हुए थे, कुंती का काम चेंज नहीं हुआ था। अब वो अपनी मदर इन लॉ के लिए वही काम करती थी जो अपने घर में अपनी मदर के लिए करती थी। गरीबों के घर में हर किसी का अपना काम होता है जो उसे अलॉट किया जाता है, और वो अपना काम खुशी खुशी करते हैं। अब कुंती इतनी बड़ी हो गई थी कि वो किचन में काम कर सके, तो वो कुकिंग में हेल्प करती थी। और वो लोग जो दिहाड़ी करने जाते थे, नाश्ता करके खाना खाकर अपने काम पर निकल जाते थे, भले ही वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। हरकवार के पिता एक मिशन मिस्त्री थे, जो कि एक चर्च बना रहे थे, अमेरिकन मिशन स्कूल में। हरकवार भी अपने पिता की तरह मिस्त्री बनना चाहता था, लेकिन जब तक वो उस लायक ना हो जाता तब तक वो दिहाड़ी मजदूर का काम करता था, और सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। उसे 10 घंटे काम करने के लिए 2 आना मिलते थे। अब फसलें पकनी शुरू हो गई थी, और जब कुंती ने अपने किचन के बर्तन मांज लिए तो उसके बाद वो अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ चल पड़ी मुखिया के खेत के लिए। यहाँ पर गांव की सभी औरतें दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, और उन्हें पुरुषों के कंपैरिजन में आधे पैसे मिलते थे। जब काम खत्म हो जाता था तो सारे लोग अपने घर के लिए वापस आ जाते थे। वो घर जो मुखिया की जमीन पर बनाया गया था, छोटे बच्चे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाते थे, और उसके बाद बनता था खाना, और सारे खाना खा के सो जाते थे। घर में आग ही एक जरिया था जिससे रोशनी होती थी, और रात को हरकवार अपने पिता के साथ सोता था, और कुंती अपनी सास और बाकी फीमेल्स के साथ सोती थी। जब हरकवार 18 साल का हुआ और कुंती 16, वो निकल गए अपने चाचा के यहाँ, जहां पर उन्होंने झोपड़ी बनाई और अपना काम स्टार्ट किया, रानी खेत के पास। यहाँ पर बहुत सारे बैरक बन रहे थे, और हरकवार को काम मिल गया मिस्त्री का, कुंती को काम मिल गया लेबरर का। वो एक जगह से दूसरी जगह पत्थर लेके जाती थी। 4 साल तक दोनों ने
उन बैरक्स में काम किया और तब तक हो गए दोनों के 2 बच्चे। अब चौथे साल के दौरान नवंबर के महीने में काम खत्म हो गया। अब इन लोगों को दूसरा काम ढूंढना था। ज्यादा पैसे इनके पास थे नहीं और जो थे उसमें कुछ दिन का ही गुजारा हो सकता था। इस साल सर्दी बहुत जल्दी आ रही थी और अंदाजा था बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इन लोगों के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। हरकवार ने बोला, तराई इलाके में चलते हैं, वहां सुना है एक नहर बन रही है। अब ये लोग उत्साह के साथ उस तरफ चल पड़े। वो जगह जहां ये काम कर रहे थे रानीखेत के पास, और जहां पर इनको जाना था काला डूंगी के पास जहां पर नहर बन रही थी, उसका डिस्टेंस था 50 किलोमीटर। और ये 50 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी थी पैदल। अब पेड़ों के नीचे सोते हुए दिन को चलते हुए अपना सारा सामान लेकर बच्चों को बारी बारी से अदला बदली करते हुए कुंती और हरकवार पहुंचे काला डूंगी। समय लगा था 6 दिन का और पैरों में पड़ गए थे छाले। कुछ और लेबरर्स पहले ही आ चुके थे पहाड़ के ऊपर से नीचे, और उन्होंने बना लिया था एक कम्युनिटी हट जिसमें करीब करीब 30 परिवार रह सकते थे। लेकिन इस हट में हरकवार और कुंती को जगह नहीं मिली, तो उनको बनानी पड़ती अपनी कुटिया खुद के लिए। अब हरकवार और कुंती ने एक जगह देखी जहां पर वो अपनी कुटिया बना सकते थे और जहां से सामान लाने, लकड़ी लाने जाना आसान था। पैसे बहुत कम बचे थे और यहां कोई जान पहचान का बनिया नहीं था जो इनको उधार सामान दे देता। जिस जंगल के पास में हरकवार और कुंती ने कुटिया बनाई, वो पसंदीदा शिकारगाह था जिम कॉर्बेट का। पहले जिम कॉर्बेट उस जंगल में भरमार बंदूक लेके जाते थे जंगली मुर्गे और मोरनियां मारने के लिए। बाद में उसी जंगल के एक एक कोने में जाने लगे मॉडर्न राइफल लेके। और जब मॉडर्न राइफल आ गई तो सोच भी बदल गई, शिकार भी बदल गया। अब शिकार था बिग गेम, यानी टाइगर। जिस टाइम पर हरकवार और कुंती ने वहां अपना आशियाना बनाया था अपने बच्चों के साथ, बच्चा था पुनवा और पुताली। पुनवा था 3 साल का और पुताली थी 2 साल की। उस समय उस जंगल में जिम कॉर्बेट के नॉलेज के हिसाब से 5 टाइगर थे, 8 लेपर्ड थे, 4 स्लॉथ बेयर थे, 2 हिमालयन ब्लैक बेयर थे। इनकी कुटिया से 4 किलोमीटर दूर हाइना भी थे जो कि चारों तरफ घूमते रहते थे कि कहीं उन्हें टाइगर का मारा या लेपर्ड का मारा बचा खुचा शिकार मिल जाए। उस समय जंगल में जंगली कुत्ते भी थे, येलो थ्रोट मार्टन भी थे, जंगल कैट भी थी, 2 बड़े पाइथन भी थे, बहुत सारे सांप थे, ईगल्स और वल्चर भी थे। यहां पर मैंने डियर, एंटीलोप, जंगली सुअर, इस तरह के जानवरों का जिक्र नहीं किया है क्योंकि वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और इसलिए वो मेरी स्टोरी का पार्ट नहीं है। जब वो हट बनकर तैयार हो गई, उसी टाइम पर हरकवार को नौकरी मिल गई मेसन मिस्त्री के रूप में। उसकी दिहाड़ी थी 8 आना पर डे और वो काम कर रहा था ठेकेदार के लिए। और कुंती ने 2 रुपए देकर एक परमिट खरीदा, जिसके बाद उसको परमिशन मिल गई जंगल जाकर घास काटने की, जिसे कुंती बाजार ले जाकर बेचती थी और लोग खरीदते थे पशुओं के चारे के रूप में। और जो घास का गट्ठा कुंती कैरी करती थी उसका वजन होता था करीब 80 पाउंड्स, यानी करीब 40 किलो, और उसे लेके वो चलती थी 10 से 15 किलोमीटर। कुंती को मिलते थे 4 आना और जिसमें से 1 आना ले लेता था कॉन्ट्रैक्टर जिसे घास बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। 8 आना हरकवार का और 3 आना कुंती का, उससे वो परिवार आराम से अपना जीवन यापन करता था। उस टाइम पर भोजन इतना महंगा नहीं था और अपनी कमाई से वो महीने में 1 बार मीट भी खरीद के खा लेते थे। अब कुंती और हरकवार के काला डूंगी के 3 महीनों में से 2 महीने बड़े आराम से गुजरे। अब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उनको आराम नहीं मिलता था, लेकिन वो बचपन से मेहनत करने के आदी थे। बच्चे भी अच्छे से पल रहे थे और शुरुआती कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए जब उनकी झोपड़ी बन रही थी तो वो कभी भूखे नहीं रहे।
शुरू शुरू में बच्चे परेशान हुए जब वो हरकवार के साथ काम पड़ जाते थे या कुंती के साथ घास काटते वक्त जाते थे, लेकिन बाद में एक पड़ोस की ही महिला जो उस कम्युनल हट में रहती थी उसने मदद के लिए बोला और उसने कहा वो बच्चों का ध्यान रख लेगी जब तुम लोग काम पड़ जाते हो। और उसके बाद जब शाम को हरकवार लौटता था और उसके थोड़ी देर बाद कुंती आती थी तो वो पाते थे कि बच्चे बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को वहां पर मेला लगता था और सारे लोग जाते थे बाजार करने के लिए। वहां छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जाते थे और उसमें तरह तरह के खाना, सब्जी, फल मिलते थे। शुक्रवार के दिन हरकवार और कुंती काम से आधा घंटा पहले आ जाते थे, इस उम्मीद में कि अगर कुछ सब्जी बची होगी तो उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगी, क्योंकि शाम को लोग सस्ती सब्जी बेच देते हैं। एक शुक्रवार के दिन हरकवार और कुंती सब्जी खरीदकर और साथ में कुछ बकरे का मीट खरीदकर अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो देखा दोनों बच्चे नहीं थे, और जब पास की महिला से पूछा तो उसने बताया कि दोपहर बाद से ही दोनों बच्चे दिखे नहीं हैं। लोगों ने बोला क्या पता वो पास के बाजार में मैरी गो राउंड देखने चले गए होंगे, जो कि बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो हरकवार बाजार ढूंढने चला गया और कुंती लग गई खाना बनाने। अब 1 घंटे बाद हरकवार लौटा, साथ में बहुत सारे आदमी थे और मालूम चला बच्चों का कोई सुराग नहीं है। और जिससे भी पूछो वो यही जवाब दे रहा था कि बच्चों को उसने नहीं देखा। उस टाइम पर वहां पर एक अफवाह चल रही थी कि हिंदू बच्चों को फकीर अपहरण करके ले जाते हैं और नॉर्थ वेस्ट की तरफ उनसे अवैध काम कराते हैं। अब यह अफवाह सही थी या गलत, यह जिम कॉर्बेट को नहीं मालूम था, लेकिन न्यूज़पेपर में उन्होंने बहुत खबरें पढ़ी थी जब कई बार भीड़ ने फकीरों पर हमला कर दिया था। कई बार फकीरों की जान पुलिस ने बचाई थी, नहीं तो भीड़ उन्हें जान से ही मार देती। उस समय भारत के हर माता पिता ने यह अफवाह सुनी थी, और जब हरकवार मेले से बच्चों को ढूंढ कर लौटा तो सबने यही बोला कि लगता है मेले में कोई फकीर आया होगा बच्चों को चुराने के लिए। अब गांव के नीचे की तरफ एक पुलिस स्टेशन था और वहां पर एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल ऑन ड्यूटी होते थे। अब जो हेड कांस्टेबल था उसकी उम्र ज़्यादा थी और वो एक सहृदय व्यक्ति था। उसके अपने बच्चे भी थे। उसने बड़ी ही सहानुभूति के साथ इनका किस्सा, इनकी शिकायत सुनी और उसके बाद बोला रात को तो कुछ नहीं किया जा सकता, कल सुबह वो पूरे 15 गांवों में मुनादी पिटवा देगा कि ये बच्चे गायब हुए हैं। अब पुलिस वाले ने कहा कि अगर मुनादी वाला 50 रुपए का इनाम घोषित कर दे तो बच्चे बड़े आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही 50 रुपए सुने, कुंती और हरकवार के होश उड़ गए। हरकवार और कुंती ने कहा उन्हें तो यह भी नहीं पता है कि 50 रुपए पूरे विश्व में भी हैं कि नहीं। लेकिन अगले दिन जब मुनादी वाला निकला तो उसने 50 रुपए का इनाम मुनादी में घोषित किया, क्योंकि कोई दयालु आदमी था कालाडूंगी में जिसने ये बात सुन ली थी और उसने वो इनाम देने का वादा किया था। रात का खाना बहुत देरी से खाया गया और बच्चों का खाना साइड में छोड़ दिया गया। रात भर आग जला के रखी गई और बारी बारी से हरकवार और कुंती बाहर जाके बच्चों को आवाज लगाते थे, हालांकि उन्हें पता था कि आवाज सुन के बच्चे नहीं आएंगे। कालाडूंगी में 2 रोड का जंक्शन है। एक रोड हल्द्वानी से रामनगर की तरफ जाती है और दूसरी आती है नैनीताल से, जो जाती है बाजपुर की तरफ। अब हरकवार और कुंती ने डिसाइड किया कि अगर सुबह तक बच्चे नहीं आए तो वो नहर के किनारे वाले रोड में खुद इंक्वायरी करने जाएंगे, क्योंकि शायद वही रोड लिया होगा किडनैपर्स ने। सुबह जाके वो पुलिस स्टेशन गए और अपना डिसीजन हेड कांस्टेबल को बताया। हेड कांस्टेबल ने बोला कि जाकर रामनगर और हल्द्वानी में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करा देना। हेड कांस्टेबल ने बोला कि वो हरकारे यानी डाक रनर के द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर को एक लेटर भेज रहा है, ताकि जितने रेलवे स्टेशन हैं वहां पर भी खबर कर दी जाए कि बच्चों का हुलिया दिखे तो उन्हें रोक लिया जाए। शाम ढलते तक कुंती वापस आ गई 28 मील की दूरी तय करके, और पुलिस स्टेशन गई बताने कि कोई नतीजा तो नहीं निकला,
लेकिन वो रिपोर्ट दर्ज करा आई है। थोड़ी देर में हरकवार भी वापस आ गया, रामनगर से 36 माइल की वॉक करके। वो भी पुलिस स्टेशन गया, बताया, कोई नतीजा नहीं निकला और हेड कांस्टेबल को बोला कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो मैंने फॉलो किए। बाकी महिलाएं जिन्हें अपने बच्चों की चिंता थी वो इंतजार कर रही थीं और सहानुभूति दर्ज कराने आई हरकवार और कुंती से। अब कुंती को पुनवा की मां बोला जाता था, क्योंकि शादी के बाद कुंती का अपना कोई नाम नहीं रहा। जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक वो हरकवार की पत्नी और बाद में पुनवा की मां कहलाने लगी। संडे को भी सैटरडे की तरह ही ये बच्चों को ढूंढने निकले। इस बार रामनगर और हल्द्वानी नहीं, नैनीताल और बाजपुर गए। एक ने 30 मील की यात्रा करी, दूसरे ने 32 मील की यात्रा। जिन जंगलों में ये अकेले यात्रा कर रहे थे वहां पर लोग पूरे ग्रुप के साथ जाते थे, और हरकवार और कुंती भी कभी ना जाते अगर ये परेशान ना होते अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि इन्हें डर लगता था डाकुओं से और जंगली जानवरों से। संडे रात को जब ये थक हार कर वापस आए तब इनको मालूम चला कि जो मुनादी पिटवाई गई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब इनको उम्मीद नहीं थी कि ये कभी पुनवा और पुताली को देख पाएंगे, और जो फकीरों के लिए गुस्सा था उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब पंडित जी से एक अच्छा दिन पूछकर ये लोग निकल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले हर पूजा के स्थान पर कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे। कहीं पर लकड़ी, कहीं कुंती की चादर का छोटा सा टुकड़ा, कहीं पर एक छोटा सा पैसा, क्योंकि उससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। काला डूंगी के मंदिर के पास से भी जब वो गुजरते हमेशा अपना हाथ जोड़ते थे और ये सवाल करते थे उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मंडे को दोनों बहुत थके हुए थे और उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं जाए। घर में खाना भी नहीं था और वो तब तक नहीं आता जब तक ये अपने काम पर ना जाते। लेकिन वो सोच रहे थे काम करके क्या फायदा, जिन बच्चों के लिए वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे अब वो बच्चे ही चले गए। अब दोस्त मिलने आते थे, सहानुभूति जताते थे, और हरकवार दरवाजे पर बैठा रहता था सूनी पथराई हुई आंखें लेकर, और कुंती एक जगह से दूसरी जगह टहलती रहती थी, परेशान, और आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब एक दिन गांव का चरवाहा गाय भैंस चरा रहा था घने जंगल में, जिस जंगल के बारे में पहले ही जिक्र किया जा चुका है। वो दयालु किस्म का इंसान था और गांव के मुखिया की गाय चराता था। उसे पता था कि टाइगर और लेपर्ड का कितना खतरा यहाँ पर है। उसने अपनी सारी भैंसें और गाय इकट्ठा की और चल पड़ा। जब पगडंडियों से जानवर जा रहे थे, एक जगह पर भैंस रुकी और बार बार एक जगह की तरफ देख रही थी। जब उस जगह उसने ध्यान से देखा जहां भैंस देख रही थी और आगे गया तो देखा वहां पर 2 बच्चे लेटे हुए हैं। और जिस दिन मुनादी वाला गांव में घुमा था उस दिन ये भैंस चराने वाला वहीं पर था। और उसके बाद से जहां पर भी लोग आग जलाकर बैठते थे चर्चा होती थी तो हरकवार और कुंती के बच्चों की। अब उसे याद आया कि इन बच्चों पर 50 रुपए का इनाम है, और उसे लगा कि इन बच्चों का मर्डर किया गया और उन्हें यहां पर क्यों लाया गया। दोनों बच्चे नेकेड थे और एक दूसरे से चिपके हुए थे। अब वो झुकता झुकता उस जगह पर पहुंचा। हालांकि उसे मालूम था कि बच्चे मर चुके हैं, फिर भी वो रिकन्फर्म करना चाहता था। और जब वो पास में पहुंचा, ध्यान से देखा तो बच्चों की सांसें चल रही थी। जो चरवाहा था वो ब्राह्मण था। उसकी जाति के अनुसार उन बच्चों को वो छू नहीं सकता था, लेकिन वो दयालु और खुद एक पिता था। उसने कहा बच्चों को छूने में क्या क्राइम, और बड़े ही प्यार से बच्चों को उठाकर गले लगा लिया। अब उसने अपनी भैंसों को उनके हाल पर छोड़ दिया और दोनों बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़ा। हालांकि ये इंसान खुद मलेरिया से उठा था और बहुत ही कमजोर था। उसे दोनों बच्चों को उठाकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो चलता रहा। वो बच्चों की पोजीशन चेंज करता रहा और बच्चों को संभाल संभाल कर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कांटे थे। तो कभी वो नीचे जाता था, कभी ऊपर, कि बच्चों को कांटा ना लग जाए। अपने 6 मील की वॉक में कई जगह उसने आराम किया, लेकिन बच्चों को बड़े ही संभाल कर ला रहा था। पुताली बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन पुनवा बोल पाने की स्थिति में था, और उसने इतना ही बताया कि वो खेल रहे थे और खो गए थे।
हरकवार अपनी पथराई आंखों को लेकर बाहर बैठा था। लालटेन जल रही थी। तभी उसे बाजार की तरफ से कुछ लोगों की भीड़ आती हुई दिखाई दी। सामने से एक व्यक्ति चला आ रहा था। उसके कंधों पर 2 बच्चे बैठे थे और भीड़ चिल्ला रही थी, हरकवार के बच्चे, हरकवार के बच्चे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कुंती दुख के कारण बुरी तरह परेशान थी और एक कोने में सो चुकी थी। जैसे ही वो चरवाहा दोनों बच्चों को लेकर दरवाजे पर पहुंचा, हरकवार ने कुंती को उठाया। अब सबको धन्यवाद का ज्ञापन हुआ और उसके बाद ये सवाल उठा कि इस चरवाहे को इनाम मिलना चाहिए। 50 रुपए हरकवार के बूते के बाहर थे और चरवाहा इससे कुछ भैंसे और गाय खरीद सकता था और मुखिया के चंगुल से बाहर होकर स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता था। लेकिन वो चरवाहा बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा कि जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जो धन्यवाद दिया है, वही मेरा इनाम है और मैं 50 रुपए में से 1 पैसा भी नहीं लूंगा। पड़ोसियों ने पूड़ी, दूध, खीर बनाया और सब में बांटा। 3 साल का पुनवा और 2 साल की पुताली शुक्रवार की दोपहर को खोए थे और मंडे यानी सोमवार की शाम को मिले थे। करीब 77 आवर्स तक वो भूखे थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कितने खतरनाक जानवर उस जंगल में थे, 77 आवर्स तक बच्चे जंगल में थे और किसी जानवर की निगाह उन पर नहीं पड़ी। और जब चरवाहे ने बच्चों को उनके माता पिता को सौंपा तो किसी तरह की खरोंच उन बच्चों पर नहीं थी। एक बार की बात है, 1 महीने का बच्चा लेटा हुआ था और टाइग्रेस उस पर घात लगाई थी। बच्चा मचलने लगा। टाइग्रेस बच्चे के पास पहुंच गई। बच्चे ने टाइग्रेस के गले में हाथ डाला और थोड़ी देर तक दोनों की नाक एक दूसरे से टकरा रही थी और उसके बाद टाइग्रेस वापस चली गई। जब हिटलर का युद्ध समाप्ति पर था तो मैंने भाषण सुने 3 महान लोगों के और मैंने सुना कि विरोधी एक दूसरे को बोल रहे थे कि यहां पर जंगल का कानून है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भगवान ने जो जंगल का कानून बनाया है, अगर वही कानून शहरों में लगा दिया जाता तो ना तो युद्ध होते, ना झगड़े होते, क्योंकि जंगल में बच्चे थे, किसी जानवर ने उनको नहीं छुआ था और यही था जंगल का कानून, द लॉ ऑफ द जंगल्स। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुआ चैप्टर द लॉ ऑफ द जंगल्स। अगला चैप्टर होगा द ब्रदर्स। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।